स्टार्टअप महाकुंभ का समापन, पीएम मोदी बोले भारत में दुनिया की तीसरी बड़ी स्टार्टअप सिस्टम। लोकसभा चुनाव के लिए आईएमआईएम की लिस्ट तैयार, आजमगढ़ से शौकत अली को लड़ाएंगे चुनाव। बदायूं डबल मर्डर केस में शिवपाल का बयान, बोले यूपी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर फेल्ड, जीरो टॉलरेंस की खुली पोल। हरिद्वार और नैनीताल को लेकर फंसी कांग्रेस, आला कमान की तीसरी दौर की बैठक जारी, शाम तक जारी होगी लिस्ट। गुरुमत संत समागम में शामिल हुए सीएम धामी, बोले धर्म के लिए सिख गुरुओं ने न्यौछावर किए अपने प्राण। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ है। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता लागू होते ही हरिद्वार प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगे पार्टियों और उम्मीदवारों के बैनर पोस्टर को होर्डिंग से हटाने का सिलसिला शुरू हो गया। और वहीं नोडल निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन का कहना है पहले 24 घंटे में सरकारी स्थान से यह बैनर्स पोस्टर हटाए जा रहे थे, उसके बाद सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ भवनों से भी बैनर पोस्टर झंडे हटाने का कार्यक्रम शुरू किया गया और आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनाउंस किया गया है कि आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रेस ब्रीफिंग करेगा, जो संभवतः हमारे अभी जो लोकसभा निर्वाचन 2024 चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर होगी। तो संभवतः ये एक्सपेक्टेड है कि प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इलेक्शंस अनाउंस भी हो जाएंगे और जो भी इलेक्शन की डेट्स है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस कर देगा। आप सब जानते हैं जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होते हैं वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता सभी जगह पे लग जाएगी। जब आदर्श आचार संहिता लग जाती है तो एमसीसी के बहुत सारे नियम कानून होते हैं जो हमारे को पालन कराना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सभी सरकारी दफ्तरों में सरकारी जितने भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या फिर अन्य सरकारी मंत्रियों की जो भी फोटोज रहती हैं वो सब हमारे को हटानी पड़ती है। सरकारी जो भी स्कीम्स हैं उनके भी जो बैनर्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे, वो हम सभी को 24 घंटे के अंदर हटाना है। वैसे ही 48 घंटे के अंदर अंदर एमसीसी की जो टीम है वो सभी पब्लिक प्रॉपर्टीज से ये सारी बैनर्स पोस्टर्स को हटाने का काम करेंगी। पब्लिक प्रॉपर्टीज जैसे कि सड़क, पीडब्ल्यूडी की सड़कें या फिर विद्युत विभाग के बिजली के पोल या फिर वन विभाग के पेड़ या फिर कोई भी पब्लिक ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे पार्क हो गए, वहां पे कोई भी वॉल पे अगर किसी भी तरह की सरकारी स्कीम के प्रचार प्रसार का या किसी पार्टी के द्वारा किसी कैंडिडेट के प्रचार प्रसार का कोई भी बैनर, पोस्टर या पेंटिंग लगी हुई है तो 48 घंटे के अंदर हटाई जाएगी। वैसे ही 72 घंटे के अंदर अंदर जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि प्राइवेट किसी का घर हो सकता है, निजी संपत्ति हो सकती है, उन पे भी अगर किसी भी तरह के ऐसे बैनर्स पोस्टर्स लगे हुए रहते हैं तो वो हमारे द्वारा हटाया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य ये रहता है ताकि हम इलेक्शन में पार्टी और कैंडिडेट कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं उसको ट्रैक कर सकें। एक बार 72 घंटे के बाद जब ये सारी पोस्टर्स और बैनर्स हट जाते हैं उसके बाद कोई भी बैनर, कोई भी पोस्टर, किसी भी तरह का पर्चा अगर कोई भी कैंडिडेट चिपकाता है, कहीं भी कोई पेंटिंग करवाते हैं, तो उस हर एक पेंटिंग, हर एक पोस्टर का जो खर्चा है वो उस कैंडिडेट के अकाउंट में दर्ज होता है और वो हमारे फाइनेंस विभाग द्वारा ट्रैक किया जाता है कि प्रत्येक कैंडिडेट द्वारा अपने प्रचार प्रसार के लिए कितना खर्चा किया जा रहा है। इसीलिए एक बार एमसीसी के दौरान 72 घंटे के अंदर अंदर सभी जगहों से इस तरह की पेंटिंग्स और पोस्टर्स हटा दिए जाते हैं ताकि 72 घंटे के बाद प्रचार प्रसार के लिए कितनी सामग्री हर एक कैंडिडेट यूज कर रहा है उसको हम ट्रैक कर सकें। हल्द्वानी के एमबी
पीजी कॉलेज में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्वक, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया। जिले में निर्वाचन कंट्रोल रूम और एमसीएमसी की स्थापना कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह का कहना है, निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कंट्रोल रूम और एमसीएमसी कक्ष 24 घंटे कार्य करेगा, जिसके संचालन के लिए 24 घंटे कार्मिकों की तैनाती की गई है। आम जनता शिकायत दर्ज करा सकती है। साथ ही इलेक्शन कंट्रोल रूम है, उनके नंबर्स के माध्यम से भी शिकायत जो है अपनी दर्ज करा सकते हैं। किसी भी माध्यम से हम लोगों को भेज सकते हैं, लिखित रूप में हमें भेज सकते हैं। विशेष रूप से मेरा अनुरोध रहेगा कि सी विजिल ऐप, क्योंकि ईसीआई ने बनाया है, उसका सब लोग इस्तेमाल करें, उसको डाउनलोड करें। और कोई भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की कंप्लेंट होती है, आपकी नज़र में कोई ऐसा मामला आता है, तो आप उसको ऐप के माध्यम से उस शिकायत को दर्ज कराएं, तो आप उसकी जो निस्तारण की प्रगति है उसको भी ट्रैक कर पाएंगे, और जो निस्तारण संबंधित टीमों ने किया है वो भी आप लोग देख पाएंगे। टीमें हैं सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए, वो गठित करी गई हैं। इसमें पूरा एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करा गया है। साथ ही जो विभिन्न प्रकार की आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें हैं, वो कंट्रोल रूम में भी हमको फ़ोन के माध्यम से भी प्राप्त होती हैं, टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी प्राप्त होती हैं, सी विजिल ऐप के माध्यम से भी प्राप्त होती हैं, और इसके अलावा अन्य माध्यमों से लिखित रूप में भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। कंट्रोल रूम सभी प्रकार की शिकायतों पर नज़र रख रहा है। जो संबंधित अधिकारी और इसके इन्फोर्समेंट कराने के लिए जो टीमें गठित हैं शिकायतों पर कार्रवाई के लिए, उनको कंट्रोल रूम के माध्यम से भेजा जाता है और उन शिकायतों का समय से निस्तारण किया जाएगा। हल्द्वानी में आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया और इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने अस्पताल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया, आचार संहिता लगते ही सभी विभागों को निर्देशित किया गया था, अपने अपने विभाग परिसर में लगे सरकारी विज्ञापनों को तुरंत हटा लिया जाए। लेकिन हल्द्वानी शहर में बने सोबन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल के परिसर में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर विज्ञापन लगा हुआ था, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को नोटिस जारी किया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। इसी संबंध में विभागों को निर्देश दिए गए थे कि जो उसकी एसओपी है उसके तहत 24 घंटे के अंदर अपने परिसर से सभी प्रकार की जो सामग्री है जो कि प्रतिबंधित है उसे हटाए जाना है। इसी क्रम में एक हमें कंप्लेन प्राप्त हुई थी कि बेस हॉस्पिटल जो हल्द्वानी में है उसमें अभी भी इस तरह की सामग्री लगी हुई है। उसी के दृष्टिगत वहाँ पर एक नोटिस उनके अगेंस्ट इश्यू किया गया है और उनको अवसर दिया गया अपना पक्ष रखने के लिए। देखिए, इसमें हमारा जो आदर्श आचार संहिता प्रभारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं और वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। नगर निगम की और अन्य जो विभागीय टीमें हैं उनके माध्यम से 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर और 72 घंटे के अंदर जो एसओपी के तहत निर्धारित जो उसमें मानक हैं उसके अनुरूप जो भी प्रचार सामग्री है उसको हटाया जा रहा है। टिहरी पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अजय भट्ट ने नई टिहरी प्रेस क्लब की स्मारिका उमंग का विमोचन किया और इस दौरान भाजपा कार्यालय नई टिहरी में लोकसभा चुनाव आगामी रणनीति को लेकर टिहरी विधानसभा की ओर से कमेटी एवं प्रबंधन समिति की बैठक ली और इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा, पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव में केंद्र एवं राज्य की योजनाओं को आम जनता के बीच तक पहुंचाने का कार्य करें। तोड़ की राजनीति हम करते नहीं है, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, हम उसका स्वागत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन स्वरूप है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। तो कांग्रेस को क्या जवाब देना चाहेंगे इस पर? कांग्रेस को मेरा इतना ही कहना है कि ऐसे मुद्दे लाएं, कम से कम थोड़ा अपना वोट प्रतिशत बढ़ा सकें। मुद्दा विहीन आज कांग्रेस हो गई है, नेतृत्व विहीन हो गई है और जनता से जो वादे वो कर रहे हैं वो वादे, वो गारंटियाँ आज मोदी जी गारंटी के आगे खत्म हो चुकी है, शून्य हो चुकी है। और मैं कह सकता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड दृष्टिकोण से मैं कहूँगा तो हम 5 लोकसभा को प्रचंड मतों से, अधिकतम मतों से जीतने वाले हैं।
धर्मनगरी हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में माता सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा, समाज में शिक्षा जागरूकता और चली आ रही कुप्रथाओं से समाज मुक्त होगा। सावित्रीबाई फूले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और किसान स्कूल की संस्थापक थी। महात्मा ज्योतिरिव और महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कार्यालय में माता सावित्री शिक्षा मिशन का जोर दिया जाएगा, कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा, जन जन तक पहुंचाया जाएगा, सभी लोगों का सहयोग होगा, सभी लोग सामान्य होंगे, सभी लोगों का स्वागत होगा। जो ऐसे उनको शिक्षित किया जाएगा, स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया है, निःशुल्क लगाया गया है। और आपके क्या कहते हैं, राज्यसभा सांसद जी भी आई हैं, उद्घाटन किया गया। ये पूर्णतया गैर राजनीतिक और समाज में शिक्षा और जागरूकता के लिए रूढ़ियाँ जो कुप्रथाएं चली आ रही हैं लंबे समय से, उनको से मुक्त हो सके समाज, इसके लिए ये एक संस्था है जिसने कार्यालय का निर्माण किया है। और मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे इस कार्यालय के उद्घाटन के लिए बुलाया। मैं हृदय से आभारी हूँ उनकी, और ये ईश्वर से भी प्रार्थना करती हूँ और उम्मीद भी है मेरी कि समाज में शिक्षा जागरूकता और जो कुप्रथाएं हैं उनको दूर करने के लिए जो उद्देश्य लेकर के ये संस्था चली है, निश्चित रूप से इसे पूर्ण करेगी और अपना एक महत्वपूर्ण स्थान देश में। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और बहुत अच्छी बात है कि गैर राजनीतिक ढंग से समाज को साथ जोड़ने के लिए कुछ मेरे सम्मानित भाइयों ने ये विचार बनाया। उस पर टिहरी की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह को एक बार फिर से टिहरी संसदीय सीट से भाजपा ने उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद वो टिहरी जनपद के भ्रमण पर चंबा गई। नई टिहरी पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माला राज्य लक्ष्मी शाह का जोरदार स्वागत किया। वहीं भ्रमण के दौरान सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने चंबा में स्थित विक्टोरिया क्रॉस शहीद वीसी गब्बर सिंह के स्मारक में माल्यार्पण कर उनके योगदान को याद किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ चंबा, नई टिहरी और बोराड़ी बाजार में भ्रमण कर लोगों से मुलाकात की। शीर्ष नेतृत्व और हमारे यहाँ प्रदेश का नेतृत्व सभी हमारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसने मुझे इस बार भी टिकट दिलाया। और ये क्योंकि आदरणीय मोदी जी का जो विचार है, हम आगे उसको बढ़ाकर रहेंगे। और जो बाकी काम है, जो बाकी है, क्योंकि जो कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत काम रह गया है, उसको हम कंप्लीट करेंगे और आगे का क्या होगा उसको काम देखकर हम चलेंगे। होली में देवाल बाजार में महिला समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों को बाजार देने के लिए ब्लॉक प्रमुख देवाल दर्शन दानू की अध्यक्षता में अपणु बाजार का लगाया गया है, जिसमें महिला समूहों द्वारा कृषि क्षेत्रों में उत्पादित चीजों को बाजार देने का प्रयास किया गया। अपणु बाजार कार्यक्रम में थराली से पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा, शैलेश मठियानी पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका कुसुम गढ़िया, नेशनल स्नो शू चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली सरोजिनी कोटड़ी और धाविका भागीरथी को सम्मानित करने के साथ ही कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन उस दिन शिवरात्रि पर्व होने के कारण इस पर्व को हमने 15 तारीख मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया था। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे गांव-गांव से बहनें यहाँ पर पहुंची हैं और पिछले कई सालों से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमारा मूल मोटिव इस कार्यक्रम को करने का यही है कि हमारे गांव में जो बहनें हैं, जो अपने प्रोग्राम को लेकर या अपनी जो संस्कृति है उसको बचाने को लेकर गांव के स्तर पर काम करती हैं, उसको ब्लॉक स्तर और राज्य स्तर तक दिखाने का दायित्व भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का होता है। और हम पिछले कई सालों से इस पर प्रयास भी कर रहे हैं और इसमें हमें सफलता भी मिल रही है। साथ ही साथ आज हमने अपणु बाजार जो स्थानीय उत्पाद हैं, आज मुझे कहते हुए खुशी है जब मुझे
ब्लॉक प्रमुख की जिम्मेदारी मिली थी तब 80 महिला समूह यहाँ पर कार्य करती थी, लेकिन आज 480 महिला समूह कार्य कर रही हैं। आज आपने देखा होगा कि हमारी बहनें जो स्थानीय उत्पाद हैं, चाहे हमारा राजमा है, हमारी चौलाई है, हमारा हरी सब्जी है, सबको लेकर मार्केट में पहुंची हैं, बाजार लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो महिलाएं हैं, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मूल मोटिव है कि लोकल फॉर वोकल की, उसी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको साकार करने के लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और अपने महिलाओं को मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम इस तरीके का प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। और साथ ही साथ जो जिस तरीके से हमारी बहनें अपनी संस्कृति को बचाने को लेकर, हम देखते थे कि गांव स्तर पे हमारी बहनें अपने प्रोग्राम करते थे कुछ सालों पहले, लेकिन आज हम उनको एक मंच प्रदान करने का अवसर दिया है, जिससे महिलाएं में बहुत खुशी भी है, बहुत उनको अच्छा भी लग रहा है। और साथ ही साथ जो उत्कृष्ट कार्य करने वाली हमारी बहनें हैं, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि नेशनल शूट चैंपियनशिप में हमारी चौड़ की सरोजनी कोटड़ी जिसने स्वर्ण पदक जीता था, कुछ साल पहले भागीरथी जो रेस में स्वर्ण पदक जीतने का काम किया था। ऐसे अनेकों बहनें हमारी हैं जिन्होंने विकासखंड का नाम रोशन किया है। अभी हिमालयन से 2 हमारी छोटी बहनें इंस्पायर अवार्ड के लिए अभी उनका सिलेक्शन हुआ था। ऐसी बहनों को भी हम सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ शैलेश मेटरानी पुरस्कार से जो सम्मानित हैं कुसुम गड़िया जी, आज हमने उनको भी नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश बोरा सहित प्रबंध कमेटी सदस्यों का डेयरी प्रशिक्षण संस्थान के सभागार में स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें फूल मालाओं के साथ प्रबंध कमेटी का स्वागत किया गया। इस दौरान नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन राजेंद्र सिंह नेगी ने अंचल के उत्पादों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ दुग्ध व्यवसाय में उनके किए गए कार्यों की सराहना की। माध्यम से अपने प्रदेश के समस्त उत्पादकों का, उपभोक्ताओं का और जितने भी हमारे शुभ चिंतक हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा नैनीताल दुग्ध संघ प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संघ है वहाँ अध्यक्ष बनने का अवसर दिया। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का और हमारे विभाग के मुखिया और युवा दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ अगुणा जी का कि उन्होंने मुझे दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए मेरी राह प्रशस्त करी, मुझे उस योग्य समझा। मैं उसके लिए अपनी ओर से और अपने जनपद के दुग्ध उत्पादकों से और प्रबंध कमेटी की ओर से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मैं आभारी हूँ अपनी प्रबंध कमेटी का, इन्होंने निर्विरोध दुग्ध संघ का अध्यक्ष बनने का मुझे अवसर दिया। मैं इसके लिए आप सबके माध्यम से उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हम लोग सभी लोगों ने उनको शुभकामनाएं दी और ये अभिलाषा है हमारी और ये हमारी ये कि सभी दुग्ध उत्पादक के हितों को दृष्टिगत रखते हुए एक अच्छा कार्य करेंगे और जैसे पूर्व से करते आ रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को धरातल तक पहुँचाएँगे कि अंतिम व्यक्ति के जो दुग्ध उत्पादक हैं, चाहे वो मातृशक्ति के रूप में हो, चाहे हमारे कृषक हों, उनको उसका संपूर्ण उसका फायदा मिलना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ हमने यहाँ पर आज अच्छा कार्यक्रम उनके द्वारा किया गया और मैं प्रदेश की सरकार को भी इसके लिए विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ कि कृषकों के दुग्ध उत्पादकों के कल्याण के लिए उनके द्वारा बहुत प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। बीते दिनों 30 बैंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दू चौड़ के बाद अब निकटवर्ती क्षेत्र मोती नगर में 19 करोड़ की लागत से 50 बेड के सरकारी अस्पताल का निर्माण किया गया, जिसका निर्माण कार्य ब्रिडकुल को सौंपा गया है, जिसके माध्यम से दिल्ली की समीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य फरवरी 2025 तक पूरा कर दिया जाएगा। वहीं अगले वर्ष 2025 में लोगों को 50 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट के स्थापित हो जाने से हल्द्वानी, ललकुआं, बिंदुखत्ता, हल्दू चौड़ आदि क्षेत्रों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। केयर का हॉस्पिटल बनना है, इसकी निर्माण की लागत है 1948.04 लाख में 1948 19.48
अच्छा, तो ये कब? ये इसकी पूरी होने की अवधि अप्रैल 2025 है और लगभग तब तक ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। उससे पहले ही कोशिश चल रही है, प्रयास है पूरा करने का। 50 बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, मतलब जैसे कि इसके अंदर ओटी है और बाकी अदर बेडेड हैं, 50 बेड का वैसे वो है प्राविधान है पेशेंट के लिए, तो सभी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं इसमें प्रदान करी जाएंगी। तो इसके अंदर प्रगति तो ठीक है हमारी, मतलब लगभग हमारा जो नियत समय है उसमें कार्य पूरा करने का पूरा प्रयास है और समय कार्य पूरा कर दिया जाए। ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ लैंप लाइटनिंग के रंगारंग अंदाज से शुरू हुआ, जिसमें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वन मंत्री सुबोध उनियाल, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं इस अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में आए योग साधकों ने विभिन्न योग क्रियाओं का मंथन किया और इसी के साथ शिव ओम नृत्य प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, प्रदेश को ड्रग फ्री करने के लिए योग का होना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने वेलनेस सेंटर का हब बन रहे ऋषिकेश को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने का संकल्प लिया। इस क्षेत्र में तमाम संभावनाओं को समझते हुए क्षेत्र है, चाहे वो आपकी पवित्र माँ गंगा के किनारे पर बसा हुआ ये क्षेत्र हो, खूबसूरत जानकी पुल के खूबसूरत घाटियाँ हों, वादियाँ हों, राफ्टिंग का काम हो और वेलनेस टूरिज्म हो, मेडिकल टूरिज्म हो, तमाम संभावनाओं को समझते हुए क्षेत्र है। और योगा के माध्यम में आपने कहा कि योगा केवल अब शारीरिक स्वच्छता का ही माध्यम नहीं है, ये आजीविका चलाने का ही माध्यम है। तो आजीविका से जुड़ने के कारण नौजवानों में इसके प्रति निश्चित रूप से जुड़ाव बढ़ा है और नौजवानों को टिहरी में कृषि विभाग द्वारा तैयार किए गए 3K ऑर्गेनिक आउटलेट का डीएम मयूर दीक्षित ने शुभ आरंभ किया। इस आउटलेट का उद्देश्य जैविक उत्पाद को बढ़ावा देना है। आउटलेट पर कोई भी व्यक्ति स्थानीय उत्पादों से बने व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेगा। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आउटलेट को मतदाता जागरूकता अभियान से जोड़ा गया है, जिसमें आउटलेट को स्वीप लुक दिया गया है और सेल्फी पॉइंट व मतदान हस्ताक्षर अभियान को शामिल किया गया है। विकास भवन के पास एक कृषि विभाग की तरफ से 3K ऑर्गेनिक आउटलेट का शुभारंभ किया गया है। इसमें जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं वो विभिन्न प्रकार की जो लोकल डिशेज हैं उसको सर्व करेंगी। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं और हमारा जो चुनाव का कंट्रोल रूम है वो भी पास ही में मौजूद है। तो लोगों को भी एक ट्रेडिशनल जो हमारा खाना है प्लस मिलेट्स है उसके भी प्रोत्साहन मिलेगा। और इसके साथ ही इसको हमने एक स्वीप कैफ़े की तरह भी इसको निर्माण किया है, इन द सेंस कि जो भी यहाँ पर अभी व्यक्ति आएंगे भले वो हमारे मतदाता हों, उनको हम लोग यहाँ पर एक सिग्नेचर कैंपेन भी रन कर रहे हैं, एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया है और उनको जो हमारा आने वाला चुनाव है उसमें मतदान करने के लिए यहाँ पे तो प्रेरित भी किया जाएगा और उनसे सुझाव भी लिया जाएगा। उत्तरकाशी में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा कार्यालय का पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हुआ, जिसको लेकर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कार्यालय का उद्घाटन किया। विधायक ने कहा कि पूरा देश मोदी में हो चुका है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी में सम्मिलित हो रहे हैं उसके साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस बार 400 पार का नारा सफल होगा। सीमांत की जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बल के आगे और सत्ता के अहंकार के ताकत के आगे कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं। गोदियाल जी हैं जनता की ताकत के साथ, जनता के विश्वास के साथ और अपने व्यक्तित्व के साथ और कांग्रेस की नीतियों के साथ। और जिस प्रकार से हमें पूरे अपार जनसमूह का आज हमारा सौभाग्य है कि इस चुनावी रणभेदी का आगाज श्री गणेश हमारे चमोली जनपद से प्रारंभ हुआ है और कल हमने एक मीटिंग करी और उसके बाद हमारा रोड शो रहा। आज हम लोग जो है लगातार हम लोग आज देख सकते हैं, आज हम थराली विधानसभा के भ्रमण पर हैं। अभी नारायणगढ़ में हमारा रोड शो चल रहा है, इसके बाद हम थराली में रोड शो करेंगे। और शहर में आप देखोगे
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के सफल संपादन के लिए नगरपालिका बैराड़ी सभागार में 580 पीठासीन अधिकारियों के लिए एक व्यवहारिक और सैद्धांतिक ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में नोडल मास्टर ट्रेनर, मुख्य शिक्षा अधिकारी व मास्टर ट्रेनर DPRO द्वारा पीठासीन अधिकारियों को निर्वाचारी व्यवहारिक तकनीकों और निर्वाचन प्रक्रिया में विशेषज्ञता की जानकारी दी गई। और इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा, मतदान से जुड़े सभी कार्मिक भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पूर्ण पालन करेंगे। जो स्थान आपदा जोन है, उन स्थानों पर आपदा प्रबंधन की भी गाइडलाइन का पालन करते अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उनकी ट्रेनिंग प्रारंभ की गई है और इसमें सभी जो भी हमारे कार्मिक अभी तैनात हुए हैं उनको यही डायरेक्शन दिए गए कि कैसे भारत निर्वाचन आयोग की जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन किया जाना है। EVM को लेकर हो या पोलिंग स्टेशन को लेकर हो, मतदान को लेकर हो, उसको काफ़ी विस्तृत तौर पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से और हैंड्स ऑन के माध्यम से यहाँ पर सिखाया जा रहा है। और जो भी दूरस्थ क्षेत्र के पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर थोड़ा पैदल चलना होगा, उनके लिए हम लोगों ने अलग जो व्यवस्थाएं करी हैं, उनके रहने खाने की, या जो ज़्यादा ठंड जहाँ पड़ती है, अगर बर्फबारी बारिश का माहौल हुआ तो उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ हैं। और कुछ एरिया ऐसे भी हैं जो कि आपदाग्रस्त रहते हैं, उसके लिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है उसके बारे में भी उन लोगों को बताया गया है। आने वाली 2 ट्रेनिंग इसके बाद और होगी, उसमें और डिटेल्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। फर्स्ट टाइम वो पोलिंग पार्टी में काम कर रहे हैं, कमी है। बाकी सभी लोग पहले भी काम कर चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड ना करें, क्योंकि कई सारी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल जो होते हैं वो बीच बीच में चेंज होते हैं। यूपी के बदायूं में हुए छोटे बच्चे के कत्ल के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, कल की घटना से साबित हो गया जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी जीरो हो गई है। बीजेपी वाले हर घटना का पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं। अगर पुलिस पहले से काम करती तो 2 भाइयों की जान बच जाती। वहीं सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बदायूं में हुए डबल मर्डर केस पर दुख जताते हुए पुलिस प्रशासन से सख्त एक्शन की मांग की है। 2 भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी, तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। मुझे याद है जौनपुर में फेक इनकाउंटर किया गया। अभी प्रतापगढ़ की घटना है जहां STF का एक कस्टोडियल डेथ है प्रतापगढ़ की, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? या मुझे जौनपुर में याद है पुजारी यादव जिसका फेक घटना हुई थी, उसके बाद STF के लोग पहुंचे, जेल गए वो कई लोग, दबाव बना रहे थे कि केस वापस ले ले परिवार। जब गांव वाले निकल करके आ गए तो पुलिस के लोग कहते हैं कि हम बिजली का बिल लेने आए थे। रात में बिजली का बिल लेने कौन जाएगा प्राइवेट ड्रेस में? सोचिए आप। देखिए पूरी तरीके से यहाँ पूरा जन समर्थन मिल रहा है और इस चुनाव में देखिए सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और बड़ी जीत होगी। गुरनौर से होगी, बिसौली से होगी, सहसवान से होगी, बदायूं से होगी। 5 विधानसभा में समाजवादी पार्टी की जीत होगी। देखिए अधिकांश 85 घोषित हो गए हैं और जो शेष बच्चे हैं वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। और देखिए अभी बीजेपी के भी नहीं हुए, सहारनपुर से लेकर के बदायूं में भी नहीं हुआ है और समाजवादी पार्टी के बहुत जल्दी 85 डिक्लेयर हो जाएंगे। देखिए हम लोगों
का हमेशा युवाओं को बढ़ाने का रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जब पहला चुनाव लड़े थे तब 26 साल के थे। हम तो चाहते हैं युवा आगे आए, और जहां युवा, जिस पार्टी में युवा की संख्या अधिक होती है वो पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होती है। आपने समाजवादी पार्टी को सीट चाहता, तो क्या कभी आपने महसूस नहीं किया कि नेताजी के बाद में आप मुख्यमंत्री बने? देखिए, ये तो हमने कभी नहीं सोचा है, और इसलिए भी नहीं सोचा है कि ये सब फैसले राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है, और राष्ट्रीय नेतृत्व के बाद विधायक निर्णय लेते हैं। तो हम भी विधायक थे, हमने भी उनका समर्थन किया था। जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने तो मैंने ही समर्थन किया था। सर, आपके बदायूं में घटना हुई है बड़ी, 2 बच्चों की। देखिए, बहुत ही दुखित घटना है, और इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। यूपी सरकार की पुलिस ने तो उसका एनकाउंटर कर दिया, आत्महत्या, तो फिर कैसे बता रहे हैं? देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था, ये सब लोग चाहें, अब खुलेगा। वहीं बदायूं में हुए डबल मर्डर मामले का हिंदू संगठन ने विरोध जताया और प्रशासन को ज्ञापन देकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा आक्रोशित भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ की और आग भी लगा दी। इकट्ठे हुए थे कल बदायूं में बाबा कॉलोनी में एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जिसमें एक जिहादी नाई ने, जिसका पीएफआई से संपर्क था, पीएफआई का वो एजेंट था, और उसने हिंदू परिवार में घुस करके 2 बच्चों की निर्मम हत्या और तीसरे बच्चे पर और उसकी मां पर अटैक करने वाला था। तब तक चीख पुकार होने की वजह से वो मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। तो उसके विरोध में हिंदू मोहल्लों में जो मुस्लिमों को जिहादियों की दुकानें हैं, चाहे वो नाई की दुकानें हो, चाहे टेलर की दुकानें हो, चाहे और रेडीमेड की दुकानें हो, उनके विरोध में ये हमने पदयात्रा निकाली है, जिसमें प्रशासन ने आश्वासन दिया है। कप्तान साहब और एसडीएम साहब, एडिशनल एसपी सभी आ गए थे। सभी ने आश्वासन दिया है कि हमारा जो मिशन चल रहा है उस मिशन में आप थोड़ा सा सहयोग करिए, और आप जो कह रहे हैं उन मुद्दों, उन बिंदुओं पर हम सब पर ध्यान देंगे और सब पर कार्रवाई करेंगे। और उस आश्वासन के बाद हमने कुछ दिन के लिए ये अपना आंदोलन, अपनी जो यात्रा है पदयात्रा, उसको स्थगित किया है। और उसके बाद अगर हमारे बिंदुओं पर कार्य नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होती है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर रंगभरी एकादशी पर आज रामनगरी के साधु संत अपने इष्ट देव भगवान राम व उनके परम भक्त हनुमंत लला के साथ होली के रंग में रंग गए। और इस बार रंगोत्सव के उल्लास में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी भी बयां हो रही है। मंदिरों में साधु संतों ने अबीर गुलाल उड़ाकर आराध्य संग होली खेलकर रंगोत्सव की मुनादी की है। और वहीं नागा साधुओं ने अपने आराध्य हनुमंत लला को अबीर गुलाल चढ़ाकर श्रद्धा निवेदन करने के बाद शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान मंदिर में मौजूदा श्रद्धालु आराध्य की भक्ति में लीन नजर आए और एक तरफ जमकर अबीर गुलाल उड़े तो दूसरी तरफ संतों के संग भक्त भी आस्था में मग्न होकर नृत्य करते दिखे। पर्व है, होली की पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना, ढेर सारी बधाई। हनुमानगढ़ी के नागा साधु श्री हनुमान जी महाराज के निशान के साथ में निकले हुए हैं। आप लोगों ने देखा है, होली खेलते हुए और पंचकोसी परिक्रमा करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज स्वतः हनुमानगढ़ी मंदिर से निकले हैं और विभिन्न मंदिरों में जाकर ठाकुर जी को अबीर गुलाल समर्पित करेंगे। इस बार राम वाली होली, क्योंकि भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, इसके नाते जय जय सिया राम। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।